हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली पीएससी एकेडमी। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। तो हम लोग मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं और मध्य प्रदेश के इतिहास में भी हमने कल की क्लास में पढ़ा था प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में भी हमने क्या पढ़ा था? पाषाण काल। और पाषाणकालीन कौन कौन से स्थल मध्य प्रदेश में पाए गए हैं वो चीज़ हमने कल देख ली थी। ठीक है, और हो सकता है आपने रिवीजन तो किया ही होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। इसके हमने कहाँ तक पढ़ा था? ताम्रपाषाणिक काल तक। ताम्रपाषाण के बाद एक जो मानव द्वारा तांबा और टिन को मिलाकर एक धातु बनाई गई। कौन सी धातु थी वो? कांसा। ठीक है, वह कौन सी धातु थी? कांसा। तो यहीं से एक संस्कृति सभ्यता की शुरुआत होती है, कांस्ययुगीन सभ्यता। ये कौन सी सभ्यता थी? कांस्ययुगीन सभ्यता। मानव ने तांबा और टिन को मिलाकर एक धातु का निर्माण किया, वह धातु थी कांसा। और कांसा के बनने के बाद ही एक सभ्यता का विकास होता है, वही सभ्यता थी कांस्ययुगीन सभ्यता। उसके अन्य नाम है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर सैंदव सभ्यता। ये कुछ उसके और नाम है। एक ऐसी सभ्यता जो कि बहुत ही ज़्यादा विश्वविख्यात रही है। एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, शहरी सभ्यता थी। तो इसके बारे में हम भारत के इतिहास में पढ़ेंगे, क्योंकि इसका मध्य प्रदेश में कोई स्थल नहीं पाया गया या फिर इससे रिलेटेड कोई भी साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिले हैं। तो ये चीज़ें हम देखेंगे, भारत का इतिहास पढ़ेंगे तब देखेंगे ये चीज़ें। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं इसी के हड़प्पा सभ्यता के बाद ही वैदिक संस्कृति की शुरुआत होती है। इससे रिलेटेड कुछ साक्ष्य मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। चलिए तो हम वो देखते हैं। कौन सी संस्कृति देखना है हमको? वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति के बारे में हम देखेंगे। वैदिक संस्कृति का समय देखा जाए तो कितना था? 1500 से 600 बीसी के लगभग। 1500 से 600 बीसी के या फिर 1500 से 600 ईसा पूर्व के लगभग इसका पूरा कालक्रम था। ठीक है, अब वैदिक संस्कृति के भी दो भाग हैं। एक तो पूर्व वैदिक या फिर इसको बोलते हैं ऋग वैदिक। एक तो पूर्व वैदिक या फिर ऋग वैदिक, और जो दूसरा पार्ट था इसका वह था उत्तर वैदिक। पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो जो ऋग्वैदिक काल है इसके बारे में जानकारी हमको एक ही स्रोत से मिलती है, वह है ऋग्वेद। हमारे 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। लेकिन सबसे पुराना या प्राचीन वेद है वह ऋग्वेद है। ऋग्वेद से ही हमको पूर्व वैदिक संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन ऋग्वेद में मध्य प्रदेश का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए इस संस्कृति को हम अभी नहीं पढ़ेंगे। इसको भी हम कब पढ़ेंगे? जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक संस्कृति को। कौन सी संस्कृति देखेंगे? उत्तर वैदिक संस्कृति को। ठीक है, जो ऋग्वेद के बाद और ग्रंथ लिखे गए, जैसे तीन वेद और लिखे गए ऋग्वेद के बाद, वो कब लिखे गए थे? उत्तर वैदिक काल में। वो कौन कौन से थे? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनकी रचना हुई। फिर और वेदों को समझने के लिए कुछ और ग्रंथों की रचना हुई, जैसे कि ब्राह्मण ग्रंथ थे, आरण्यक थे, उपनिषद थे। इस प्रकार से और भी उपवेद या फिर ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। तो उन्हीं में मध्य प्रदेश का कुछ स्थानों का जिक्र किया गया है। चलिए तो हम वह देखते हैं उत्तर वैदिक काल में। जैसे कि एक ग्रंथ था ऐत्रेय ब्राह्मण। कौन सा था? ऐत्रेय ब्राह्मण। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में एक जाति का जिक्र किया गया है, वह जाति थी निषाद। निषाद जाति का जिक्र किया गया है और बताया गया है कि यह जाति मध्य प्रदेश के घने जंगलों में निवास करती थी। कौन से जंगल थे? वह नर्मदा किनारे के आसपास के घने जंगल थे, वहाँ पर यह जाति निवास करती थी। तो पता चलता है कि उत्तर वैदिक कालीन कुछ अवशेष मध्य प्रदेश में थे। यह संस्कृति थोड़ी सी मध्य प्रदेश में विस्तारित थी। फिर एक उपनिषद है, कौशितकी उपनिषद।
कौशितकी उपनिषद में मध्य प्रदेश के जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है उसका जिक्र किया गया है, लेकिन वह जिक्र इनडायरेक्टली तरीके से किया गया है। उसको डायरेक्ट तरीके से इसका विंध्य श्रेणी का या विंध्याचल पर्वत का जिक्र नहीं किया गया। फिर एक और है शतपथ ब्राह्मण। कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई थी ऋग्वेद को सरल बनाने के लिए, ठीक है, ऋग्वेद को समझने के लिए, क्योंकि जब ऋग्वेदों की रचना हुई थी, जब वेदों की रचना हुई थी उस टाइम पर इनकी जो लिपि या फिर जो भाषा बहुत कठिन थी, समझ में नहीं आती थी। उन्हीं को समझने के लिए कुछ अन्य ग्रंथों की रचना हुई थी, तो उन्हीं में से एक है ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। तो कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ? शतपथ ब्राह्मण में रेवा नदी का जिक्र किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश की प्राचीन नदी है। रेवा नदी का जिक्र किया गया है, ठीक है। अब बात आती है कि आर्य मध्य प्रदेश तक आए कैसे। अभी तक हमने कुछ साक्ष्य देखे ग्रंथों में, कौन से साक्ष्य थे? वह ग्रंथों के रूप में वह साक्ष्य हैं, और इन ग्रंथों में हमने देखा है कि मध्य प्रदेश के कुछ कुछ स्थानों का जिक्र किया गया है, ठीक है। अब हमको ये जानना है कि आर्य मध्य प्रदेश में आए कैसे, ठीक है। तो उस टाइम पर एक ऋषि थे, अगस्त्य नाम से एक ऋषि थे, उन्हीं के साथ एक यादवों का ग्रुप, ठीक है, यादवों का एक ग्रुप आया और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे बस गया था। किस नदी के किनारे बस गया? नर्मदा नदी के आसपास आकर बस गया, ठीक है। ये आए थे कहाँ से? आर्य लोग कहाँ पर थे? यहाँ पर भारत के जो उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ पर आर्य लोग थे, और जो वैदिक संस्कृति की शुरुआत भी किसने की है? आर्य लोगों ने ही की है, ठीक है। तो फिर जो यादव आए वहाँ पर और नर्मदा नदी के किनारे बस गए, और उसी के बाद फिर आर्य लोग आने लगे, ठीक है। तो ऐसे आर्यों का मध्य प्रदेश में आगमन हुआ था ऋषि अगस्त्य के वजह से, ठीक है। अब कुछ पौराणिक कथाएं देखें। एक मतलब इनके अनुसार कहा जाता है कारकोट के शासक थे नागवंशी शासक, ठीक है। इनका शासन था नर्मदा के आसपास, नर्मदा नदी के आसपास किनारे इनका शासन था। तो इनका युद्ध चल रहा था एक गांधर्व शासकों के साथ, इनका भयंकर युद्ध चल रहा था, ठीक है। तो फिर जो इक्ष्वाकु वंश के ही उसी समय एक राजा थे, मानधाता करके एक राजा थे, उन्होंने इनकी सहायता के लिए अपने पुत्र, इनका पुत्र कौन सा था? पुत्र का नाम था पुरुकुत्स। पुरुकुत्स को इनकी सहायता के लिए, किसकी सहायता के लिए? नागवंशी शासक की सहायता के लिए भेजा था। और पुरुकुत्स ने गांधर्वों को बुरी तरह पराजित किया और उनको भगा दिया वहाँ से, ठीक है। किसने? पुरुकुत्स ने गंधर्वों को बुरी तरह पराजित किया और भगा दिया, ठीक है। और तब वो जो कारकोट के राजा थे, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह पुरुकुत्स के साथ कर दिया, और उनकी पुत्री का नाम था रेवा, ठीक है। तब फिर जो पुरुकुत्स ने अपनी पत्नी थी रेवा, उनका नाम नर्मदा नदी के नाम पर नर्मदा कर दिया, ठीक है। ये एक कथा ये थी। फिर जो इक्ष्वाकु वंश के ही एक अंगली राजा थे मुचकुंद, ठीक है। कौन से थे राजा थे? मुचकुंद राजा थे। उन्होंने एक मानधाता नगरी की स्थापना की। मानधाता नगरी, इनके पिता थे मानधाता, जो कि इक्ष्वाकु वंश के ही थे। वही इक्ष्वाकु वंश जिस वंश से हमारे भगवान राम संबंधित हैं, ठीक है। तो इनके पिता थे मानधाता। इन्होंने एक मानधाता नगरी की स्थापना की, और यह मानधाता कहाँ पड़ता है? खंडवा में, मध्य प्रदेश के यहाँ पर खंडवा रीजन पड़ता है, खरगोन खंडवा, ठीक है। वहाँ पर मानधाता, वही मानधाता नगरी थी, ठीक है। फिर इसी समय एक है शासक था महिष्मत। है वंश का एक शासक था महिष्मत। कौन था? महिष्मत। उसने मानधाता नगरी पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया और इस पर उसने अधिकार कर लिया। और फिर इस अपने ही नाम पर उसने इस नगरी का नाम कर दिया, इस नगरी का मानधाता नगरी का क्या नाम कर दिया? महिष्मती। तब से यह नगरी महिष्मती के नाम से जाने लगी। और पहले ये नगरी किस नाम से जानी जाती थी? मानधाता के नाम से, ठीक है। और ये अभी कहाँ पड़ती है? खंडवा में। खंडवा का ही नाम था मानधाता, ठीक है। तो ये थी कुछ पौराणिक कथाएं। अब देखते हैं महाकाव्यकालीन मध्य प्रदेश की स्थिति, ठीक है। महाकाव्य कौन कौन से महाकाव्य हमारे
रामायण और महाभारत, जो कि महाभारत है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं रामायण में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रही। रामायण में, तो रामायण में एक वन है, वन का जिक्र होता है दंडकारण्य वन। महाकांतर और दंडकारण्य वन ने 2 वनों का जिक्र किया गया है जो कि प्राचीन मध्य प्रदेश में पड़ते थे। कौन कौन से वन थे वो? दंडकारण्य एंड महाकांतर। इन दोनों वनों का जिक्र रामायण में मिलता है और यह वन प्राचीन मध्य प्रदेश में थे। अभी यह वन कहाँ चले गए? जो दंडकारण्य वन है, दंडकारण्य वन में राम भगवान ने वनवास का कुछ समय, जब वह वनवास में थे, वनवासी मतलब अपना वनवास काट रहे थे। ठीक है, तो उनका कुछ समय राम भगवान ने इसी वन में बिताया था। किस वन में? दंडकारण्य वन में। और अब यह वन छत्तीसगढ़ में चला गया है। जब से मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ उसके बाद यह वन छत्तीसगढ़ में चला गया है। ठीक है, तो एक तो ये था कि दंडकारण्य वन के बारे में देखा हमने। फिर देखेंगे कालिदास जी का एक महाकाव्य है। कौन सा है? रघुवंशम। महाकाव्य है रघुवंशम। इसमें कहा है इन्होंने, जो राम के पुत्र थे कुश और एक शत्रुघ्न के पुत्र थे शत्रुघाती, इनका एक नाम सुबाहु भी था, शत्रुघातु का अन्य नाम सुबाहु भी था, और कुश, इन दोनों का शासन कहाँ था? दर्शान में। यह दर्शान में राज कर रहे थे उस टाइम पर। ठीक है, और ये दर्शान कौन सी जगह है? यह है आधुनिक विदिशा। विदिशा का रामायण कालीन नाम कौन सा था? दर्शान। ठीक है, और हमने कल देखा था इसका अन्य नाम वेशनगर था, जो कि पाषाण कालीन नाम है। ठीक है, तो एक ये जिक्र मिलता है रामायण में, जो कि कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ है या महाकाव्य रघुवंशम में। ठीक है, अब बात आती है महाभारत की। महाभारत की बात आती है। महाभारत में आप देखेंगे जब महाभारत का युद्ध हुआ था उस टाइम पर मध्य प्रदेश में भी कुछ महाजनपद थे, महाजनपदकालीन स्थिति चल रही थी। तो जैसे कि महाभारत के युद्ध में ये किन किन के बीच हुआ था? पांडवों और कौरवों के बीच हुआ था। ठीक है, पांडवों और कौरवों के ये बीच हुआ था। तो पांडवों का साथ दिया था मध्य प्रदेश के कुछ जनपद थे, मत्स्य, वत्स्य, दर्शान, ठीक है, इत्यादि। इन जनपदों ने पांडवों का साथ दिया था। वहीं महिष्मती के महिष्मती और अवंती, इन जनपदों ने कौरवों का साथ दिया था। तो ये थी महाभारत कालीन मध्य प्रदेश की स्थिति। ठीक है, एक जिक्र और आता है जो दतिया है हमारा, आधुनिक दतिया। तो महाभारत में एक दैत्य का नाम आता है दंतिवक्र, उसी के नाम पर इसका नाम दतिया पड़ा है। और दंतिवक्र की हत्या की थी श्री कृष्ण ने। किसने की थी? भगवान कृष्ण ने दंतिवक्र की हत्या की थी। तो ये कुछ फैक्ट थे जो हमने अभी जाने हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे महाजनपदकालीन मध्य प्रदेश की स्थिति क्या रही। फिर उसके बाद महाजनपद काल में ही हम देखेंगे आगे चल के मगध का उत्कर्ष होगा। मगध के उत्कर्ष के बाद ही मौर्य काल शुरू हो जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हम देखेंगे अगली क्लासों में। तब तक आप रिवीजन करते रहिएगा और मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू।